और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, यानी ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वर्ल्ड की। इसके बाद में दुनिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा देशों में लोकतंत्र का जन्म हुआ। इसलिए आप कभी भी देखोगे, चाहे इंडियन हिस्ट्री है चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, कहीं भी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ऐसे नहीं कि ये इंडिया में पढ़ाई जाती है, आप कहीं जाओगे अदर्स कंट्रीज़ के अंदर या अदर स्टूडेंट, उनके भी एक सब्जेक्ट होता है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे आपने पढ़ लिया, समझ लिया, जैसे मान लो तुम बाई चांस कहीं चले गए, फ्रांस चले गए, अमेरिका, तो वही बुक खोल के देखोगे 6th क्लास की या 8th क्लास की रहती, उधर मिलेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्योंकि हमने सीखा क्या, पहले कैसे मोनार्की होती थी, एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी, राजा गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके साथ शोषण करते थे, तो कैसे कैसे ये चीज़ें बदली, ट्रेंड आया, उसको देख के पूरी दुनिया में क्या ये लोकतंत्र का जन्म हुआ। तो आइए उसी के ऊपर चर्चा करते हैं आज। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे पूरा समझिए इंटरेस्ट के साथ। ये इसने लिख रखा है कि ना केवल यूरोप के इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पता है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, जिसने हजारों सालों से चली आ रही जो अंधविश्वास है और रूढ़िवादी परंपराएं हैं। समझ गए ना, बहुत सारी ट्रेडिशन हमारी परंपराएं हैं जिसमें अंधविश्वास था, रूढ़िवादी होती पुराने टाइप की, और उसका नाश करके लोकतंत्र के द्वारा आधुनिक युग की शुरुआत की थी। यानी जो मॉडर्न एज है, एक नए युग की शुरुआत की थी। जो पहले क्या होता था, राजा उस पे अटैक कर दिया, उस देश पे अटैक कर दिया, लोगों का, गरीबों का शोषण, किसी व्यक्ति के अधिकार नहीं थे, समानता नहीं दिखाई पड़ती थी, और सब चीज़ों में क्या है, लोग बड़ा परेशान थे, लोगों का जीवन था। ये इक्वलिटी आई, आज सारे हम इक्वल है। भारत के संविधान में इक्वलिटी आई है, कहाँ से आई, इन्हीं चीज़ों से। डेमोक्रेसी आई है, इलेक्शंस आए, ये सारा प्रोसीजर इन्हीं क्रांतियों से आया। तो इनको समझना बड़ा ही जरूरी है कि पहले कैसा सिस्टम होता था और आज कैसा सिस्टम है। तो ये इसने बता दिया। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए जो फ्रांस देश है ना, वो ब्रिटेन के बाद वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री था। यानी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री कौन होता था, ब्रिटेन। जैसे आज यूएस है, तो उस समय कौन होता था, ब्रिटेन वर्ल्ड का सुपर पावर कंट्री होता था, और उसके बाद में सेकंड कौन होता था, फ्रांस। अब इसके बाद देखिए जो रिवॉल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, वो हुई थी 1789 में। कब हुई थी, 1789 में, और ये लगभग 10 सालों तक चलती रही। देखिए क्रांति हुई, इसकी घटनाएं अलग अलग टाइम पे, लड़ाइयाँ होती रही, अलग अलग चेंजेस आते रहे, तो वो पूरा इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या घटना हुई। तो बस याद रखना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई, 1789 में। क्वेश्चन आएगा 1789 के अंदर। और ब्रिटेन के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन सा था, फ्रांस। इन्होंने, दोनों देशों ने पूरी दुनिया को कॉलोनी बना रखा था। आगे देखिए, अब इसकी घटनाएं देखिए। अब क्रांति तो एक दिन हुई, ध्यान सुनिए, क्रांति तो 14 जुलाई के दिन हुई थी। स्टार्टिंग पॉइंट चिंगारी, जहाँ पे उन्होंने उस बास्तिल का जो किला है उसको तोड़ के वहाँ पे क्रांति की शुरुआत कर दी थी। इसलिए फ्रांस के इतिहास के अंदर, यानी फ्रांस के लोग 14 जुलाई को ही अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसे अमेरिका का कब मनाते हैं, 4 जुलाई को, अमेरिका का 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही फ्रांस का कब मनाया जाता है, 14 जुलाई। ये घटना एकदम घटी, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अलग अलग कारण थे, समझे ना, वर्षों से अलग अलग कारण थे। तो आइए आज सारे के सारे उन कारणों को हम देखते हैं। पहला है इसके जो राजनीतिक कारण थे। देखिए कारणों में क्या है, पहला तो फ्रेंच पॉलिटिकल काजेज, यानी राजनीतिक कारण, राजनीति से जुड़े, समझिए ना, पॉलिटिक्स से जुड़े कारण क्या थे इसमें देखिए। अब सुनिए, फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस के अंदर बुर्बो राजवंश का शासन होता था। यानी एक राजवंश था। जैसे भारत में आज़ादी से पहले किन का राज होता था, अंग्रेजों का। अंग्रेजों से पहले किसका राज होता था, मुगलों का होता था ना। सेम इधर एक राजवंश, जो राजवंश राज करता है उनका अलग नाम होता है। जैसे ब्रिटेन में जो राजवंश राज करता था, जेम्स II का, तो वो राजवंश का नाम था स्टुअर्ट वंश। क्या नाम था, स्टुअर्ट वंश। तो राजवंशों के नाम होते हैं, जैसे अपने होते हैं ना कुडम्बों के नाम, हमारे गोत्र होते हैं, तो ऐसे जो राजवंश होते हैं ना उनको भी नाम होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राजवंश राज करता था, बुर्बो राजवंश। कौन सा करता था, बुर्बो राजवंश। क्वेश्चन पूछेगा बुर्बो राजवंश का संबंध कहाँ से है, फ्रांस से। कहाँ से है, फ्रांस से। तो क्रांति से पहले यहाँ पे राज करने वाले सारे राजा क्या थे, बुर्बो वंश के। कहाँ के, बुर्बो वंश। जैसे लुई ये है, लुई 14, लुई 15, ये कहाँ के थे, बुर्बो राजवंश के राजा। किसके थे, बुर्बो राजवंश के राजा थे सारे के सारे। अब इसमें हुआ क्या, देखिए घटना। अब उसमें क्या, ये पॉलिटिकल काज क्या बने, तो जो लुई 14 थे, लुई 14, समझ रहे ना, लुई 14 क्या है, 1643 में यहाँ के सम्राट बने और 1715 तक उन्होंने क्या है, रूल किया फ्रांस के अंदर। अब इसने क्या क्या गलतियाँ की, आइए उसको देखते हैं हम। लुई 14 ने क्या किया,
ये यूरोप का पावरफुल कंट्री बना दिया फ्रांस को। इसने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट, ये होनहार राजा था, शक्तिशाली राजा था, युद्धों में भाग लेता था। इसने काम एक अच्छा किया, यानी यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री किसको बना दिया, फ्रांस को। किसको बना दिया, फ्रांस को। यानी इस समय क्या, ये इंग्लैंड से भी युद्ध लड़ रहा था, बाकी कंट्री जो पर्सिया से युद्ध लड़ रहा था, इटली से युद्ध लड़ रहा था, यही आसपास के जितने कंट्री ना उससे क्या लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था। और युद्ध करके इसने इसको पावरफुल कंट्री बना दिया, और इसलिए इसको फ्रांस के इतिहास में सबसे महान राजाओं में गिना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस के सबसे महान राजा कौन थे, लुई 14। कौन थे, लुई 14। क्या नाम इसका, लुई 14। तो ये सबसे महान राजा थे, क्योंकि इसने क्या यूरोप को शक्तिशाली देश बना दिया था। जैसे अकबर थे मुगलों में, अकबर को महान राजा क्यों बोला जाता है, मुगलों क्योंकि शक्तिशाली बना दिया। शक्तिशाली करेगा तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, फैलाव करेगा। अब सबसे महान राजा के कारण, ये होनहार राजा था, आपको पता, बड़ा इंटेलिजेंट राजा था, और उसके साथ इसने एब्सोल्यूट मोनार्की को जन्म दिया। कहने का मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की थी, कहने का मतलब निरंकुशता थी, लोग कांपते थे इससे। जो ये चाहता था, जो फैसला करता था, इसका फाइनल क्या था, इसका जो डिसीजन क्या था, फाइनल होता था। यानी ये महान राजा भी था, देश के लिए तो अच्छा था। इसके अंदर ना आगे जाके लुई 16 राजा भी आएगा, फ्रांस की क्रांति में लुई 16 राजा आएगा। तो वो क्या करता था, उस समय जो लोगों को गुलेटिन पे चढ़ा देता था। वहाँ पे फ्रांस में क्या एक इस तरह का बना होता था, गुलेटिन बोलती थी, और गुलेटिन में क्या है, मौत की सजा देती थी। उसने बहुत सारे लोगों को, लुई 16 आगे आएगा, लुई 16 ने बहुत सारे लोगों को गुलेटिन पे चढ़ा के मार डाला। लेकिन एक समय ऐसा आया, लोगों ने क्या किया, उस राजा को गुलेटिन पे चढ़ाया। समझिए, जैसे तुम्हें कोई पिटाई कर रहा है, सपोज कीजिए कोई तुम्हारी पिटाई कर रहा है 20, 30, 50 जनों की, तुम्हें उठा के तुम्हारे दोस्तों को मारा, दूसरों को मारा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास पावर आएगी तो बोलोगे उसी को भी ऐसा ही काम कीजिए, उसको भी लटकाइए। समझ गए ना। तो सेम ऐसे घटनाएं, तो ये इंपॉर्टेंट राजा था। तो पहला राजा कौन था बताइए, इसने बहुत सारे युद्ध किए अलग अलग देशों से, जिससे फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ गई। देखो युद्धों में क्या नुकसान होता है, चाहे पैसे का है, चाहे मनी का है, चाहे जान का है, जो भी चीज़ है, आर्थिक नुकसान होता है युद्धों के अंदर। तो ये नुकसान हो गया, ये नुकसान किसको हो गया, फ्रांस को हो गया। अब देखिए इसने क्या, वर्साई का भव्य महल बना दिया, एक बहुत शानदार बहुत बड़ा महल बनाया, लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में फैला था। तो वर्साई का महल, इतना बड़ा महल बनाया तो खर्चा लगेगा ना, पैसा लगेगा। तो इससे क्या है, कर्जा बढ़ गया। इस देश में क्या है, कर्जा बढ़ गया, और कर्जा चुकाने से पहले ये मर गया। इतना कर्जा ले लिया, खूब महल बनवाया, खूब बड़ा महल, खूब पैसे लगाए और खूब युद्ध किए, तो कर्जा बढ़ गया, और कर्जा उतारा नहीं, पहले क्या है, मर गया। पहले क्या है, मर गया। तो आर्थिक कंडीशन क्या होगी, बुरी होगी। अब क्वेश्चन पूछेगा वर्साई का महल कहाँ पे, बताइए वर्साई का महल कहाँ पे है, फ्रांस में। कहाँ पे है, फ्रांस में। किसने बनवाया था वर्साई का महल, लुई 14 ने। किसने बनवाया था, लुई 14 ने। कभी फ्रांस में जाना तो जाना उधर वर्साई के महल में। कहाँ जाओगे, वर्साई का महल देख के आना, आज भी है शायद वर्साई का महल, हाँ आज भी है, बड़ा भव्य महल है, ठीक है। तो जाओगे पूरा देख के आना, उधर मिलेगा लुई 14 ने ये करवाया। जैसे अपने ना ताजमहल है, लाल किला है, ये बनवाए ना अलग अलग समय पे, तो आज भी है ये चीज़ें, अलग अलग मीनारे हैं, अलग अलग किले हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो आज भी है। कोई खंडर हो चुकी है, कोई ठीक है। तो यूरोप के अंदर जो मोस्टली पुरानी चीज़ें उनको क्या बड़ा संभाल के रखा गया। अपने इंडिया में तो खंडर कर रख रहे हैं, यूरोप के लोग जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी परंपराएं हैं, बिल्डिंग है, उनको क्या बड़ा ही संभाल के रखते हैं। ब्रिटेन में वही पार्लियामेंट यूज कर रहे हैं जो 400 साल पहले करते थे उस समय की, समझिए ना। वही पार्लियामेंट अपने इंडिया में तोड़ के नहीं बना दी। जो यूरोप के लोग हैं ना, वो पुरानी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखते हैं, उनको बड़ा लगा होता है कि इतनी पुरानी चीज़ें अपने नहीं करते, अपने तोड़ के अलग बना देते नहीं, ठीक है। पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये बात थी लुई 14 की। अब इसके बाद देखिए लुई 15 राजा बने 1715 में, और 1774 तक लगभग 60 सालों तक इसने क्या है, राज किया। अब ये तो पावरफुल था, लड़ाई करने वाला था, होनहार था। अब अगला आ गया, आलसी था और विलासी था। पूरा आलसी, रिलैक्स, बिल्कुल कुछ काम नहीं करना, और विलासी था, भोगी विलासी था। इसने क्या किया, इंग्लैंड के साथ 7 ईयर वॉर लड़ा था। आपको याद है ना, हमने पढ़ा था अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर 7 ईयर वॉर किन देशों के बीच लड़ा गया था, ब्रिटेन और फ्रांस। कौन हार गया था, फ्रांस। फ्रांस इसमें हार गया था। और कब से कब लड़ा गया था, याद है, 1756 से 1763, 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था। और इसकी वजह से क्या है, कर्ज और बढ़ गया। इसने भी खूब युद्ध करे थे, इसने एक काम और कर दिया, ये कम से कम जीत तो गया, ये जीता भी नहीं, ये हार भी गया, और कर्ज में और बढ़ा दिया। और इसके मंत्री भी ऐसे थे, जैसे राजा होता है वैसे मंत्री हो जाते हैं,
समझ गए ना। तो जैसा व्यक्ति होता है, कहने का मतलब वैसी चीज़ों को लागू कर देता, जैसा राजा ऐसा ही मंत्री, ऐसी आलसी, ऐसी भोगी विलासी, और कहने का मतलब प्रशासन में कोई सुधार नहीं किए देश में, तो कंडीशन और बदतर बढ़ती गई। आगे बात समझ में। तो लुई 14 के बाद कौन राजा बना? लुई 15। तो 7 ईयर वॉर किस राजा के समय लड़ा गया था बताइए? लुई 15 के समय 7 ईयर वॉर लड़ा गया था। कैसा राजा था? इंटेलिजेंट था, आलसी था। कैसा था? आलसी था, बिल्कुल आलसी और भोगी विलासी। क्या है? भोगी विलासी, खाया पैक लगाया सो गया, खाया पैक लगाया सो गया, ठीक है। भोगी विलासी मतलब बस इंजॉयमेंट करने वाला, वही होता है भोगी विलासी। आगे देखिए, आगे जाके 1774 के अंदर जो लुई 16 है वो फ्रांस का राजा बना, यानी सम्राट बना। अब देखिए इसके समय में क्या हुआ, इसी के समय में क्या ये क्रांति हुई थी। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। कौन था? लुई 16, यानी लुई 16। 7 ईयर वार किसके समय में हुआ था? लुई 15 के समय में। तो ये घटना छोटी छोटी याद रखनी है। इसी के समय में क्रांति होगी। और एक चीज याद रखना, जब इसमें क्रांति हुई तो इसकी एज लगभग 20 साल थी, यानी राजा बना, सॉरी, जब ये फ्रांस का राजा बना तो एज कितनी थी? 20 साल, छोटा ही बन गया। अब 20 साल का होता है ना, उसकी ना तो मैच्योरिटी होती, ना एक्सपीरियंस होता, अनुभव होता जीवन का, और ना ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई। सपोज कीजिए तुम्हें कोई प्रधानमंत्री बना दे 20 साल का। अब मोदी है 70 साल का ना, सारी दिवाली खा रहा, सब चीज़ों का पता है। अब 20 साल के ने क्या पता भाई। अब तो होता है ये बूढ़े बूढ़े क्यों बनते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री सब बूढ़े बूढ़े पाएंगे, क्योंकि अनुभव होता है, ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस जिसका होता है ना, बहुत बड़े एरिया को संभाल पाता है। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, चीज़ों को जानता है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल बड़े बूढ़े ही बनेंगे, युवा भी बन सकते हैं। जो चीज़ों को ज़्यादा जानेगा उतना ही ज़्यादा जानकार होगा चीज़ों का। अब इसके अंदर देखिए क्या, इसकी उम्र 20 साल थी उस समय राजा बना, ना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस था और ना ज़्यादा ये पढ़ा लिखा था। अब ये कहाँ रहता था? पेरिस से दूर जो पैलेस ऑफ वर्साइल है। अब वर्साइल देखिए, वर्साइल हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ वर्साइल, ठीक है। तो वर्साइल याद रखना, हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्साइल, और इसकी स्पेलिंग ऐसे मिलेगी। कभी सोचो ये क्या है, जब इंग्लिश की बुक पढ़ोगे, पैलेस होता है राजमहल, क्या होता है? राजमहल। तो इंग्लिश में लिखा मिलेगा पैलेस ऑफ वर्साइल। क्या मिलेगा? पैलेस ऑफ वर्साइल। कभी तुम सोचो वर्साइल कहाँ, वर्साइल कभी सोचो ऐसे मिलेगा, ठीक है। हिंदी नहीं उधर, कभी सोचो, या तो फ्रेंच लैंग्वेज है। तो वहां पे रहता था, दूर रहता था राजधानी से। अब उसके बाद हुआ क्या, ये एक बड़ा शानदार महल था, वर्साई का महल। इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते थे। कितने? करोड़ों, सालों में करोड़ों रुपए खर्च होते थे। अब सारे के सारे लोग इसके अंदर क्या रंग रंगोलियां मनाते थे, इंजॉय करते थे, मजे, समझे ना। कोई काम नहीं कर रहा था ढंग से, कहने का मतलब इंजॉयमेंट ही करते थे, रंग रंगोली मनाते रहते थे, महल के अंदर ही पड़े रहते थे, ध्यान नहीं देते थे प्रशासन के ऊपर। तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे आने वाले समय में। तो आगे अरे एक और काम इसने किया, समझे ना। पहली चीज को ध्यान नहीं दे रहा था, बस राजमहल में अपने इंजॉय कर रहा, खाया पिया, बस इंजॉयमेंट। अब इसके बाद एक और काम किया इसने क्या, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है अंतवानित, इसके साथ शादी कर ली, समझे ना। ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी, इसके साथ शादी कर ली। और ये जो ऑस्ट्रिया कंट्री है, ये फ्रांस का दुश्मन था, समझ गए ना। देश का राजा देश के दुश्मन देश से क्या है, उसकी राजकुमारी से शादी कर ली। तो लोगों को बुरा लगा ना, अरे लोगों को दिक्कत होगी कि हमारे दुश्मन देश की जो लड़की है इनके साथ शादी कर ली। और ये जो रानी थी बहुत बड़ी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, ठीक है ना, इसलिए शादी कर ली, ठीक है। वो बोला कि कोई नहीं, दुश्मन है तो क्या हुआ, वही है ना, पुरुष का स्वभाव सुंदरता की तरफ, सुंदर है, ठीक है, कोई नहीं, दुश्मन है तो रिश्तेदार हो गए ठीक है। लेकिन लोग तो समझते थे ना कि ऑस्ट्रिया अच्छा देश नहीं है, ये चीज़ें। तो ये बड़ी सुंदर थी और होनहार ही भी थी, इंटेलिजेंट। अब जैसा ये बोलती थी वैसा ही करने लगा राजा, समझे ना। कहने का मतलब गुलाम बना लिया, हाँ ऐसा बैठ जा, ये करो ये करो। कहने का मतलब अपने डिसीजन खुद नहीं लेता। देखिए जनता किसके लिए जिम्मेवार होती? राजा के लिए। राजा इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, हाँ जी ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, और रुको रुको, हाँ क्या करना, ये करना है, पूछ के आऊँ, हाँ जी नहीं करना, वह मना कर दिया। उसे पूछने लगा, लोगों को पता चल गया ना कि राजकुमारी ही चला रही है एक्चुअल में। और किसको, ये कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश, और ऑस्ट्रिया है, ठीक है, यूरोप का देश ऑस्ट्रिया। तो हमारा दुश्मन देश है, तो हमारे देश के लिए खतरा है। तो राजा को पता नहीं, बेवकूफ है, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब दूसरा चीज क्या किया, ये जो रानी थी ना, अब देखिए देश में तो कंगाली, रोटी के लिए पैसे नहीं लोगों के पास, जनता इतनी परेशान है, युद्ध में खर्चे इतने हो गए हैं।
कहने का मतलब देश तो गिर रहा है, लोगों के पास बेसिक नीड नहीं है। अब रानी क्या कर रही थी, परफ्यूम मंगवाती थी बड़े महंगे, ऐसा परफ्यूम मंगवाती थी पूरी दुनिया में नहीं। अरे समझ ना कि ऐसा परफ्यूम बनाओ चाहे कितने का बनो कि एक बार लगा लूँ, कोई पूरी दुनिया में नहीं। इतनी सुंदर ड्रेसेज, हर रोज ड्रेसेज पहनती थी। नहीं, जैसे एक ड्रेस पहन ली वो दोबारा कभी नहीं पहनती थी। तो उसके ड्रेसेज के, उसके परफ्यूम्स के, उसकी दूसरी चीज़ों के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। अब इसकी वजह से क्या है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए और फ्रांस की जनता ने इसकी क्रिटिसाइज की, खूब आलोचना की। तो धीरे धीरे जनता में क्या पूरा रोष आ गया कि ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, राजा है, जो भी है, रानी है, कहने का मतलब क्या, देश की जो जनता है उनकी बेसिक नीड देखना, प्रशासन देखना, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बताइए लुई 16 राजा बना, यानी फ्रांस में जब क्रांति हुई तो राजा कौन था बताइए, लुई 16। कौन था, लुई 16। उम्र कितनी थी जब वो सम्राट बना, 20 साल। और उसके पास ना ज़्यादा पढ़ाई थी ना ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और कहाँ पे रहता था वो, पहले शॉप है वर्साइल, यानी वर्साइल के महल में दूर रहता था। और ये कैसा महल था, बड़ा ही शानदार महल था। इसमें क्या करते थे, ये रंगोलियां बनाते थे, ठीक है, एंजॉयमेंट करते थे, कुछ नहीं करते थे। और इसने शादी किससे की बताइए, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, क्या नाम था इसका, अंतवानेट। क्या था, अंतवानेट। क्या नाम था इसका, अंतवानेट। क्या नाम था, अंतवानेट। अरे इसकी बहू थी, समझ गए ना, क्या नाम था, अंतवानेट। अंतवानेट कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की। कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की। पड़ोसी देश था, दुश्मन देश था उनका। और ऑस्ट्रिया के साथ संबंध कैसे थे, फ्रांस के कड़वे थे, यानी ये दुश्मन देश था। और रानी ने क्या कर दिया, खूब खर्चा बढ़ा दिया। क्या कर दिया, खूब खर्चा बढ़ा दिया। परफ्यूम, ये सारी की सारी चीज, ड्रेस, लोग देख रहे, देखो भाई क्या करे, देश का हाल क्या कर दिया, ठीक है। एक ये घटना घटी। तो ये एक राजनीतिक कारण थे, समझ गए ना, राजनीति से कारण थे, ताकि जनता इन कारणों की वजह से, इन राजाओं की ये जो घटना है, इन्हीं की वजह से सारी जनता क्या होगी थी, परेशान। ये थे राजनीतिक कारण। और इसमें एक चीज जो है राजनीतिक कारण के अंदर, ध्यान समझिए इसको। फ्रांस उस समय देखिए, जैसे भारत ना अलग अलग क्या है, अलग अलग प्रोविंस के अंदर बटा होता था, रजवाड़े थे ना भारत के अंदर अलग अलग। तो इसी तरह क्या है, फ्रांस भी उस समय 13 अलग अलग पार्लिमाओं का समूह था, अलग अलग पार्लिमाओं। जैसे सोवियत यूनियन होता था, अलग अलग सोवियत होती थी, अलग अलग इसके पार्ट होते थे। और पेरिस की जो पार्लिमा थी वो मुख्य होती थी, यानी पूरे देश में 13 पार्लिमा थी। और सेंटर पॉइंट कहाँ पे था, पेरिस में। पेरिस से सारी चीज़ें कंट्रोल होती थी। और इसमें क्या थी, असमानता थी, अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे भारत के राज्य 28 राज्य, सब में एक तरह का कानून है ना, उसमें क्या था, कहीं पे ज़्यादा टैक्स, कहीं पे कम टैक्स। तो असमानता नहीं थी, कहने का मतलब क्या, समानता नहीं थी, लोग परेशान थे। अलग अलग सिस्टम था, कहीं पे फायदा है, कहीं पे नुकसान है, तो सिस्टम सही नहीं था। पेरिस ने सही सिस्टम नहीं कर रखा था। तो इससे जो केंद्रीय स्थिति वह कैसी हो गई थी, कमजोर। कैसी हो गई थी, कमजोर। तो ब्रिटेन के, फ्रांस के अंदर कितनी पार्लिमाएं थी बताइए, 13। मुख्य पार्लिमा पेरिस, तो सही से कंट्रोल नहीं कर पाया। ये तो इसके राजनीतिक कारण थे 4, बस याद रखिए, 3 राजा और ये पार्लिमा वाला। आगे है सोशल काजिज ऑफ रिवॉल्यूशन, सामाजिक कारण, कि समाज कैसा था। समाज भी एक कारण बना क्रांति का। अब देखिए फ्रांस के अंदर उस समय 3 कैटेगरी में बांटा गया था, यानी 3 वर्गों के अंदर पूरा समाज बंटा हुआ था। उसको हम बोलते थे एस्टेट। क्या बोलते थे, एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। अब इसमें देखिए हुआ क्या, ध्यान समझिए। पहले फर्स्ट एस्टेट को समझिए। जो फर्स्ट एस्टेट होता था, इसके अंदर कलर्जी आते थे, इंग्लिश में हम कलर्जी बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे चर्च के पादरी और धर्म अधिकारी। ये कलर्जी में आते थे, यानी अलग अलग कैटेगरी बना दी थी। और पहली एस्टेट के अंदर कौन आते थे, कलर्जी। कौन आते थे, कलर्जी। तो हिंदी में क्या बोलते थे, चर्च के पादरी। क्या है, चर्च के पादरी और धर्म अधिकारी। जो धर्म के अधिकारी होते, ठेकेदार होते, धर्म को चलाने वाले, ईसाइयत को। और चर्च आपको पता है ना, ईसाइयों का उपासना घर, क्या बोलते हैं, चर्च। तो चर्च के ये सारे के सारे पादरी है, ये किस में आते थे, फर्स्ट एस्टेट में। क्या आते थे, फर्स्ट एस्टेट में। अब देखिए ये सारे के सारे, इनको ना स्पेशल अधिकार होते थे, विशेष अधिकार, स्पेशल प्रिविलेज बोलते थे। इनके विशेष अधिकार होते थे अलग से, बाकियों को नहीं थे, इनको अलग से अधिकार मिलते थे। और इसी तरह इसको सबसे उच्च वर्ग माना जाता था। जैसे भारत में सबसे उच्च वर्ग क्या था प्राचीन काल में, ब्राह्मण। क्या था, ब्राह्मण, की ये सबसे ऊंची है। तो सेम ऐसे इनको क्या बोलते थे, सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा है, सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा है, कलर्जी। कौन सा है, कलर्जी। यानी ये पादरी वर्ग है या ये धर्म के अधिकारी है, तो सबसे ऊपर इनको रखा जाता था। इनके क्या थे, स्पेशल अधिकार। क्या होते थे, स्पेशल अधिकार। पूरे फ्रांस की जो जनसंख्या उस समय लगभग
2 या 3 करोड़ जनसंख्या थी फ्रांस की, और उस जनसंख्या का कितना हिस्सा था? 1%। कितने थे ये? 1%। सिर्फ पूरी जनसंख्या का 1% लोग थे, और सबसे अमीर यही थे, सबसे शक्तिशाली ये थे। और पूरी फ्रांस की जमीन कितनी थी इनके पास? 10%। कितनी थी? 10% जमीन थी, और जनसंख्या 1% थी, और टैक्स नहीं लगता था इन पे, इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग सकता। देखिए समझ गया कितना भेदभाव है। कुछ काम नहीं करते थे ये, खाली बस मजे लेने, खाना पीना, एंजॉय करना, लोगों को गुमराह करना। कोई भी काम नहीं करते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे। स्पेशल अधिकार थे, राजा इनसे सलाह लेता था, स्पेशल अधिकार थे, ऐसे ऐसे अधिकार थे, इनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा भी नहीं चलता था कि ये इतने बड़े लोग हैं तो स्पेशल अधिकार दे रखे थे। ये था पहला एस्टेट। तो याद रखना, पहले एस्टेट में कौन थे? पादरी वर्ग। कौन था? पादरी वर्ग, चर्च के पादरी। और कौन थे? धर्म अधिकारी। इंग्लिश में क्या बोलते थे इनको? क्लर्जी। क्या बोलते थे? क्लर्जी। इनकी जनसंख्या कितनी थी? 1%। जमीन कितनी थी इनके पास? 10%। टैक्स देते थे? नहीं देते थे, टैक्स लगता ही नहीं था कि इन पे टैक्स नहीं लगेगा। और कैसा वर्ग माना जाता था? उच्च वर्ग। सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा था? पादरी वर्ग, क्लर्जी। समझ गए ना? धर्म अधिकारी। और दूसरी चीज है, क्या इनके स्पेशल अधिकार थे? हाँ, इनको कैसे अधिकार थे? स्पेशल अधिकार। आगे बात समझे। एक वर्ग तो ये था देश का, उस समय की बात। अगला वर्ग देखिए, जिसको सेकंड एस्टेट भी हम बोलते थे। इसमें सारे के सारे नोबल्स आते थे, और नोबल्स को हिंदी में हम बोलते हैं कुलीन वर्ग। क्या बोलते हैं? कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग के अंदर कौन है? सारे के सारे तो मंत्री आ गए। जो राजा होता था, राजा की कैबिनेट होती थी, या राजा का जो भी चलाने के लिए मंत्री होते थे, राजा की हेल्प के लिए उस समय क्या होते थे? मंत्री होते थे, मिनिस्टर होते थे। और वो सारे के सारे मंत्री किस में आते थे? नोबल्स में। किस में आते थे? नोबल्स में। सामंत आते थे। क्या आते थे? सामंत। देखिए उस समय ना सामंती व्यवस्था थी यूरोप के अंदर, उसके बारे में कभी पढ़ेंगे। जमीन इन्हीं के पास थी, सामंतों के पास। तो सामंत भी क्या है? लोगों से खेती करवाते थे अपनी जमीनों के ऊपर। और बड़े बड़े अधिकारी, सारे के सारे जो राज्य के बड़े अधिकारी होते हैं, इसी में आते थे कुलीन वर्ग के अंदर। तो याद रखिए, बड़े अधिकारी राज्य के मंत्री और सामंत किस में वर्ग में आते थे? सेकंड एस्टेट में। इनको क्या बोलते थे? नोबल्स। क्या बोलते थे? नोबल्स, कुलीन लोग। ठीक है, तो नोबल्स इसके अंदर आते थे। इनको भी क्या थे? विशेष अधिकार, स्पेशल प्रिविलेज थे। इनके भी अधिकार थे इन्हीं की तरह, और ये भी क्या थे? इन्हीं की तरह अमीर और धनवान थे। इनकी जनसंख्या कितनी थी? 2%। और इनके पास जमीन कितनी थी? 25%। ज्यादा जमीन इन्हीं के पास थी, इनसे भी ज्यादा जमीन थी। क्या ये टैक्स देते थे? नहीं देते थे। ये भी टैक्स है? नहीं देते थे। अब टैक्स कौन देगा? जो लास्ट वाले हैं, गरीब या मध्यम वर्ग। अरे समझ गए ना? टैक्स का मतलब क्या? ये सारे काम करते थे, ये इनका खून चूसते थे, ये भी कोई काम नहीं करते थे, बस ऑर्डर मारने वाले थे। ये सारे के सारे क्या देते थे? ऑर्डर देते थे, राज करते थे। तो सेकंड एस्टेट में कौन आते थे? बताइए। नोबल्स। कौन आते थे? नोबल्स। नोबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुलीन वर्ग। इसमें कौन आते हैं? मंत्री, सामंत, बड़े बड़े अधिकारी। कौन आते हैं? मंत्री, सामंत, बड़े बड़े अधिकारी। जनसंख्या कितनी थी? 2%। जमीन कितनी थी? 25%। क्या टैक्स देते थे? एक ये था। अब थर्ड एस्टेट देखिए अपने वाले जैसे आगे। ये थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में मिडिल क्लास या पीजेंट्स आते थे, किसान वर्ग। अब बोलिए गरीब लोग या मध्यम वर्ग। जैसे हम है ना, सारे के सारे मिडिल क्लास में काउंट किए जाते हैं आज भी। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये थर्ड एस्टेट में आते थे। अब इनको तो स्पेशल अधिकार थे, इनके नॉर्मल अधिकार भी नहीं थे। इनके नॉर्मल अधिकार भी नहीं थे, कहने का मतलब इनका कोई अधिकार ही नहीं था। समझ गए? स्पेशल अधिकार का मतलब क्या था? बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे किसी को क्या मिले? एक आदमी को समोसा मिले, रसगुल्ले मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले। दूसरे आदमी कोई बैठ जाए, उसको लात मारे, पानी भी नहीं पिया हुआ है, वो लोग कहते समोसे दे दो, कम से कम सूखे खा लूंगा। उनको लात मारी, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसका भगाओ। ऐसा हाल था। इनके अधिकार नहीं थे, इनको तो ज्यादा अधिकार दे रखे स्पेशल, और इनके क्या है? अधिकार नहीं थी। जैसे कोई किसी के टेंट में चला जाए, एक बंदे ने तो सोफे बिठावे, पंखा करा, लो जी। दूसरा कोई आ जाए, लात मार के टेंट से भगावे, नीचे भी नहीं बैठने थे जमीन में। इतना बुरा हाल था इन लोग, इनके कोई अधिकार ही नहीं होते थे। और इनकी जनसंख्या कितनी थी? 97%। कितनी थी? 97%। यानी पूरे देश में जितनी जनसंख्या यही थी इनकी जनसंख्या। और इनकी कंडीशन कैसी थी? बहुत ही दयनीय। क्या थी? बहुत दयनीय।
बड़ी कंडीशन। देखिए इसमें अलग अलग वर्ग भी थे, ध्यान सुनिए। ये थर्ड जो स्टेट है इसमें जैसे लॉयर है, टीचर है या कुछ अधिकारी है, एक वर्ग ऊपर का था इन्हीं में, जो क्या करता था, इनके लिए काम करता था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट इनके लिए काम करता, उनको तो थोड़े अधिकार थे, उनके पास थोड़ा सा पैसा था, उनकी थोड़ी चलती थी। लेकिन सबसे बुरी कंडीशन क्या थी, गरीबों की और किसानों की। किसकी थी? गरीबों की, किसानों की और मजदूरों की। तो इन लोगों का खूब शोषण किए और टैक्स यही देते थे, ये सारे के सारे लोग क्या देते थे, टैक्स देते थे। और कोई भी दिक्कत आती थी, ये जो जितना भी खर्चा होता है देश का, इन्हीं का पैसा होता था, काम करते थे, खेती करते थे और इनके कोई अधिकार नहीं होते थे। अरे इतने देश के, कहने का मतलब एक देश के 3 लोग, तो सपोज कीजिए 3 आदमी तो मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 97 लोग परेशान हो रहे हैं हजारों सालों से, तो क्या करेंगे? क्रांति। क्या करेंगे? क्रांति। तो ये घटना थी, ये सामाजिक कारण था। कहने का मतलब समाज में एकता नहीं थी, समझिए ना कितना खतरनाक समाज है। सपोज कीजिए अपने आप को रख के देखिए, आज पूरे फ्रांस में क्या है, इक्वल